हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों हम लोग पढ़ लेते केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 2 हो चुका है। आज थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे और हम लोग लास्ट टाइम में थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखे थे, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो यहाँ देखोगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, हेडिंग लिखोगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो हेडिंग लिखिएगा रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन, एक ही बात है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स का जो भी आता है रेट लॉ से आता है। बच्चों रेट लॉ बेसिकली क्या बताता है, पहले एग्जांपल देख लो फिर हम डेफिनेशन लिखा देंगे। जैसे मान के चलो कोई रिएक्शन मेरे पास है A + B गिव C + D। बच्चों यहाँ पर A क्या है, रिएक्टेंट है, B क्या है, रिएक्टेंट है, C और D क्या है, प्रोडक्ट है। तो रेट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी रिएक्शन का अगर हमको रेट लिखना है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन का अगर हमको रेट लिखना है, वो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यहाँ पे A और B है, तो रेट किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ A और B। ठीक है। दूसरा बात, ये जो रेट आता है, ठीक है, ये रेट आता कहाँ से है, ये रेट एक्सपेरिमेंट से आता है। ये रेट एक्सपेरिमेंट से आता है। ये चीज़ कहाँ से आएगा, एक्सपेरिमेंट से ही हम लोग किसी भी रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर ये हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, K लगा दिए, A पर पावर। और यहाँ पर देखना, यहाँ जो कोफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पर 1 मत लिख देना। वो 1 कब लिखते हैं वो हम बताएंगे। अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अल्फा एंड बीटा। अभी सब कुछ हम बताएंगे डिटेल में। अल्फा बीटा क्या है, बेसिकली अल्फा को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए, और बीटा को क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी। सर ये अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा ऑर्डर है, ठीक है ना। ये आता कहाँ से है, ये एक्सपेरिमेंट से आता है, क्योंकि रेट कहाँ से आ रहा है, रेट एक्सपेरिमेंट से आ रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर भी कहाँ से आएगा, एक्सपेरिमेंट से आएगा। हम लोग धीरे धीरे करके आराम से देखेंगे। ठीक है, तो अब बताओ कि के को क्या, इसी को बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो अल्फा क्या होता है बच्चों, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना, अल्फा है ना। और बी क्या है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया, बीटा। अगर हम बोले कि पूरे रिएक्शन का ऑर्डर बताओ हमको, तो एन क्या होता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। तो एन क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, जो कि पूरे रिएक्शन का ऑर्डर हुआ। तो रेट लॉ से क्या पता चलता है कि किसी भी रिएक्शन का अगर हमको रेट लिखना हो, वो कैसे लिखते हैं कि रेट इज इक्वल टू के इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर पावर अल्फा, इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ क्या बताओ, रिएक्टेंट पर पावर बीटा। अल्फा बीटा क्या है, ऑर्डर है, जो कि एक्सपेरिमेंट से आता है, क्योंकि रेट कहाँ से आ रहा है, एक्सपेरिमेंट से आता है। ठीक। अच्छा, एक होता है लॉ ऑफ मास सेक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास सेक्शन और रेट लॉ में क्या डिफरेंस है, अभी 2 मिनट के बाद हम समझाएंगे। पहले जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर इसका हम लोग डिफिनेशन लिखा देते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। इट इज द एक्सप्रेशन in which the rate of the reaction is given in term of molar concentration of reactant with each term raised to some power which, अभी हम सबको समझाएंगे, बस नोट कर लो, which may or may not be same, which may or may not be same as stoichiometric coefficient of reactant। अब ये क्या है हम बताएंगे तुमको, अभी हम जल्दी से नोट करो फटाफट।
बेसिकली रेट लॉ क्या बताता है? इट इज द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन, रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, विद ईच टर्म रेज टू सम पावर, कुछ पावर जैसे अल्फा बीटा, है ना, विच मे और मे नॉट बी सेम एज कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। अब सवाल क्या है कि सर यहां पर ये जो अल्फा बीटा है, अल्फा ए के कोफिशिएंट के बराबर भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहां पर ए का कोफिशिएंट कितना बताओ? 1 है, तो अल्फा 1 के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये 1 के बराबर मतलब कोफिशिएंट के बराबर कब होगा और कब नहीं होगा, अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले जल्दी से उसको नोट करो, फटाफट जल्दी से नोट करो उसको। भी पूरा लॉकडाउन चल रहा है, फिर से स्टार्ट हो गया लॉकडाउन, देखो कब तक लॉकडाउन चलता है। बट तुम लोग डेली क्लास आओ, ठीक है, और रेगुलर रहो, ठीक है, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहा करो। ठीक, जल्दी से नोट करो भाई। नोट क्या हो गया तुमको बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। नोट कर लिए? बोलो भाई, मिटा दें? ठीक है, चलो। तो रेट लॉ कहां से आता है? रेट लॉ एक्सपेरिमेंट से आता है। ठीक है, रेट लॉ से हम लोग क्या निकालते हैं? रेट लॉ से हम लोग ऑर्डर भी निकालते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन तो निकालते ही हैं। ठीक है, अब यहां देखोगे बच्चों, यहां देखोगे, अब जरा यहां समझोगे कि जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक रिएक्शन है। अब यहां समझना, 2a + b गिव्स c। ठीक, तो इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू k इंटू ए पर पावर अल्फा और b पर पावर बीटा। ठीक है, यहां पर कॉफिशिएंट हो भी सकता है, कॉफिशिएंट नहीं भी हो सकता है। तो सर अब कॉफिशिएंट कब होगा? जब रिएक्शन एलिमेंट्री होगा, ठीक है, तो जो इसका कॉफिशिएंट है वो पावर में आ जाएगा। ठीक है, अब रिएक्शन एलिमेंट्री किसको बोलते हैं? वैसा रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप हो, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं लिखा हुआ होगा तो हम लोग नहीं मानेंगे कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे थे, जरा देखोगे, लॉ ऑफ मास सेक्शन तुम पढ़े होगे। जैसे मान के चलो कोई रिएक्शन, पहले लिखो एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं, लिख लो एलिमेंट्री रिएक्शन। अब ये एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं? वैसा रिएक्शन जो कि एक ही स्टेप में कंप्लीट हुआ, सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। यहां देखो, द रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप, या इसको वन स्टेप रिएक्शन भी बोलते हैं। वैसा रिएक्शन जो कि एक ही स्टेप में हो गया हो, उसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? तब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में भी लिख लो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहने का मतलब क्या हो गया कि वैसा रिएक्शन जो कि 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में हो रहा हो, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो लिखोगे, द रिएक्शन विच कंप्लीटेड, वैसा रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन 2 और more than 2 step, more than 2 step, it's called complex reaction। वैसा रिएक्शन जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में हुआ, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और जो एक ही स्टेप में हुआ होगा उसको हम लोग सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। वैसा रिएक्शन जो कि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया हो। ठीक है, ये हम लोग देख के नहीं बता सकते कि कौन रिएक्शन सिंपल होगा, कौन रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगा, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। ठीक है, चलो इतना सा पहले जल्दी से नोट करो फटाफट। हो गया?
नोट कर लिए? चलो अब यहां देखोगे हम क्या लिखे हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप को बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वैसा रिएक्शन जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप में बना हो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि जैसे कोई रिएक्शन 2A + B गिव्स C, ठीक है। अब ये रिएक्शन तुमको दे दिया है एलिमेंट्री, ये रिएक्शन क्या दे दिया? एलिमेंट्री। जब तक तुमको नहीं बोलेगा एलिमेंट्री है तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। अब यहाँ में क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया कि रिएक्शन एलिमेंट्री है। ठीक है। अब जब रिएक्शन एलिमेंट्री है तो इसका रेट क्या होगा? रेट इज इक्वल टू K इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ A पर पावर स्क्वायर इंटू में B पर पावर 1। वही बात हम क्या लिखे थे कि इसका कॉफिशिएंट पावर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ये कब आएगा? जब रिएक्शन एलिमेंट्री होगा तो इसका जो कॉफिशिएंट है वो पावर में आ जाता है। ठीक है। मतलब कि एलिमेंट्री रिएक्शन का हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकली बता सकते हैं। ठीक है। ये चीज हम लोग लॉ ऑफ मास सेक्शन भी में पढ़ चुके थे। ये हम लोग कहां से पढ़े? लॉ ऑफ मास सेक्शन में तुम लोग देख चुके हो क्लास 11 में, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़े हो लॉ ऑफ मास सेक्शन। तो ये लॉ ऑफ मास सेक्शन कैसा है? लॉ ऑफ मास सेक्शन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंट से थोड़ी नहीं आ रहा है, ये तो तुम खुद देख के बता रहे हो। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन रेट लॉ जो था वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब देखो यहां पर जल्दी से नोट करो साथ में मेरे। अब देखो यहां पर जैसे अगर हम बोलें कि बताओ तो इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A, तो कितना होगा बताओ? 2। बोलेंगे ऑर्डर बताओ विथ रिस्पेक्ट टू B, तो क्या बोलेंगे इसको? 1। ठीक है, क्योंकि A के पावर में कितना है? 2 है। ठीक। ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है इसका? ओवरऑल ऑर्डर का अगर हम बात करें तो क्या होगा? 2 + 1 3। ठीक है। अब एक चीज गौर करना यहां पर कि यहाँ जो पूरे रिएक्शन का जो ऑर्डर आया है वो देखो कि कॉफिशिएंट का सम है। यहाँ टोटल रिएक्टेंट के कॉफिशिएंट क्या है बताओ? A का कॉफिशिएंट 2 है, B का कॉफिशिएंट 1 है। तो ऑर्डर जो होता है वो सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन किस रिएक्शन के लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, for elementary reaction order is equal to, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्डर इज इक्वल टू सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। मतलब यहां पर रिएक्टेंट का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका सम जो होगा वो ऑर्डर के बराबर आता है, लेकिन किस रिएक्शन के लिए? याद रखना, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो होता है वो कोएफिशिएंट के सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऐसा बात हम लोग नहीं करते हैं। तो जल्दी लिखो फटाफट। ठीक है। एलिमेंट्री सर ये कैसे बोले सर आप? एलिमेंट्री हम नहीं बता रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट से आता है कि ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो गया होगा, ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ होगा और क्या पता चला होगा कि ये जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान के चलो कि ये रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होता, जल्दी नोट करो तुम लोग। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास सेक्शन डिफाइन नहीं है, अभी हम बताएंगे, लास्ट में बता भी देंगे, 2 नंबर डिस्टिंग्विश कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखो। ये मान के चलो कि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? वैसा रिएक्शन जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप में बना हो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है भाई। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो बताओ तो इसका रेट कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू A पर पावर अल्फा, B पर पावर बीटा। हाँ, अगर एलिमेंट्री होता तो जो कॉफिशिएंट देख रहे हो पावर में आता। यहां पर देखो एलिमेंट्री तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम कॉफिशिएंट को पावर में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। ये चीज हम कहां से लिखे हैं? ये रेट कहां से आया होगा? ये रेट आया होगा एक्सपेरिमेंट से।
ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। एलिमेंट्री के लिए हम बता सकते हैं ऑर्डर, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम लोग ऑर्डर देख के नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर 2 और 1 होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया तुमको दोनों में क्या डिफरेंस है। चलो एक बार और प्रैक्टिस करो। चलो जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन है 2a प्लस में x गिव्स y। चलो अब यहां पर हम बोल देते हैं कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है। अब हम बोल दिए एलिमेंट्री है तो एलिमेंट्री है। ठीक है, तो रेट क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के ए पर पावर कितना होगा बताओ, कॉफिशिएंट जो होगा उसके स्क्वायर होगा। रिएक्टेंट x है, x का कॉफिशिएंट कितना 1 है तो 1 होगा। ठीक, यहां पर ऑर्डर कितना आएगा बताओ, ऑर्डर आएगा ओवरऑल 2 + 1 3। ठीक, मतलब कॉफिशिएंट के सम के बराबर आ रहा है। ठीक है, यही रिएक्शन अगर, ठीक है, कुछ नहीं बोलता, यहां पर कुछ नहीं लिखा है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, तो इसका रेट कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के। के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ए पर पावर क्या होगा बताओ, क्या 2 लिखोगे क्या, नहीं, क्योंकि एलिमेंट्री थोड़े नहीं यार, जब तक एलिमेंट्री नहीं लिखा रहेगा हम लोग इसको बिल्कुल भी नहीं मानेंगे एलिमेंट्री है। तो जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट कुछ भी रहे हमको मतलब नहीं है, ए पर पावर अल्फा और बी पर पावर, सॉरी यहाँ पर कॉफिशिएंट, यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, एक्स है, एक्स पर पावर क्या आएगा बीटा। तो ऑर्डर ओवरऑल क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो इतना से पहले जल्दी से नोट करो, हमको लगता है तुमको समझ में आ गया कि रेट लॉ कैसे लिखते हैं, लॉ ऑफ मास सेक्शन किसके लिए वैलिड है, रेट लॉ किसके लिए वैलिड है ना। चलो तो बच्चों तुमको समझ में आ गया ये कैसे क्या लिखते हैं नहीं लिखते हैं, है ना, रेट लॉ किसके लिए डिफाइन होगा किसके लिए डिफाइन नहीं होगा, एलिमेंट्री क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम लॉ ऑफ मास सेक्शन और रेट लॉ में क्या डिफरेंस है। लॉ ऑफ मास सेक्शन गुडबर्ग और वेग कोई साइंटिस्ट था वो दिया था। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, लॉ ऑफ मास सेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मास सेक्शन और इधर लिखोगे रेट लॉ, रेट लॉ। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहला क्या है, इट इज डिफाइंड फॉर थ्योरेटिकल, इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तुम देख के बता सकते हो लॉ ऑफ मास सेक्शन से, लेकिन किसके लिए, एलिमेंट्री के लिए। तो लिखेंगे इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा रेट लॉ कैसा है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा लॉ ऑफ मास सेक्शन किसके लिए डिफाइन है, इट इज डिफाइन ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, इट इज डिफाइन, एलिमेंट्री मतलब वैसा रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप में हुआ हो। ठीक है, लॉ ऑफ मास सेक्शन से जो हम रेट निकालते हैं, लेकिन किसके लिए, कौन सा रिएक्शन के लिए, हम लोग निकालते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, याद रखना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम लोग रेट लॉ से अल्फा बीटा, है ना, वैसे लिखते हैं हम लोग। तो लिखोगे इट इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ओनली, ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन है। ठीक है, बट ये दोनों के लिए डिफाइन है, इट इज डिफाइंड फॉर बोथ, दोनों के लिए, बोथ मतलब एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन है, दोनों के लिए डिफाइन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में हुआ हो। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है, तुमको याद रखना है कि लॉ ऑफ मास सेक्शन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, रेट लॉ कैसे है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। चाहे रिएक्शन एलिमेंट्री हो चाहे रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो, दोनों के लिए हम लोग रेट लॉ लगा सकते हैं और ऑर्डर बता सकते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो, ये थोड़ा बहुत जानना चाहिए, पहले भी तुम पढ़ चुकी हो लॉ ऑफ मास सेक्शन। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन से हम लोग जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही लिखते हैं। लॉ ऑफ मास सेक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है,
लेकिन रेट लॉ जो होता है वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए डिफाइन है, ठीक है ना। चलो भाई, अब इसके ऊपर थोड़ा जल्दी से नोट करो फटाफट। अब न्यूमेरिकल देखेंगे कि अल्फा बीटा कैसे निकलता है ना। अल्फा बीटा कैसे निकलता है, एक्सपेरिमेंट से निकलता है। अभी देखेंगे कैसे होता है, सब कुछ आराम से धीरे धीरे समझ के पढ़ना है एक चीज। जल्दी से नोट करो तुम लोग फटाफट। चलो हो गया, मिटा देते हैं। अब न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग, रेट लॉ से कैसे न्यूमेरिकल आता है। रेट लॉ लिखने के लिए आ गया, आप इस पर न्यूमेरिकल देखोगे कैसे हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन लोगे पहला, फॉर ए रिएक्शन 2a plus 3b gives product। कोई रिएक्शन है 2a plus 3b gives product when concentration of reactant A, क्वेश्चन जल्दी लिखोगे मेरे साथ, इस डबल, अगर A के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, ठीक है, देन रेट बिकम 2 टाइम्स, देन रेट बिकम्स 2 टाइम्स, रेट दुगना हो जाता है, रेट कितना हो जाता है, 2 टाइम्स होता है, ठीक है। while concentration of B के कंसंट्रेशन को अगर डबल करते हैं, रेट बिकम 4 टाइम्स, रेट कितना हो जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम आता है बोर्ड में, रेट बिकम्स 4 टाइम्स। सिंपल क्वेश्चन है, पहले आसान क्वेश्चन देखते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। फाइंड रेट लॉ, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे जरा देखो, क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि 2a plus 3b gives प्रोडक्ट, ये कोई रिएक्शन है, इसमें बोला कि अगर A के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कुछ हुआ होगा। फिर क्या बोला कि अगर B को डबल करते हैं तो रेट जो है वो 4 टाइम्स हो जाता है, तो तुमको रेट लॉ बताना है, ठीक है। तो अब बताओगे कि इस रिएक्शन को देख के क्या कहीं पर लिखा हुआ है कि ये एलिमेंट्री है, नहीं। अगर एलिमेंट्री नहीं है तो हम लोग कैसे इसका रेट लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के A पर पावर अल्फा और B पर पावर बीटा, क्योंकि रिएक्टेंट में सिर्फ A और B है तो यहाँ पर हम लोग A और B लिखेंगे, ठीक है। हम इनिशियल रेट क्या मानते हैं, इसको R मान लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है कि अगर A के कंसंट्रेशन को डबल करते तो रेट कितना हो जाता है, 2 टाइम्स, ठीक है। पहले रेट कितना था R, अब कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, मतलब 2R हो जाएगा। ऐसा कब होगा, जब A के कंसंट्रेशन को डबल करते, मतलब B के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो A कितना हो गया, 2A पर पावर अल्फा, और B जो है एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, वाइल कंसंट्रेशन ऑफ B डबल, अब B को डबल करते हैं, मतलब B के बारे में बोल रहे हैं, A के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो रेट कितना हो गया है, 4 टाइम्स, तो 4R इज इक्वल टू K। रेट 4 टाइम्स कब हुआ है, जब B डबल हुआ है, तो A तो वैसे का वैसा रहेगा। अब तुमको यहां से 3 इक्वेशन आ गया मेरे पास, अब हमको अल्फा बीटा निकालना है यहां से। अब कैसे निकालेंगे अल्फा बीटा, देख लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है। अब अल्फा निकालने के लिए तुमको बीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, बीटा निकालने को अल्फा को एलिमिनेट करना पड़ता है। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमको निकालना क्या है, अल्फा, अल्फा निकालना है, तो इसका मतलब एलिमिनेट, कैंसिल कौन होगा, एलिमिनेट कौन होगा, बीटा। एलिमिनेट मतलब कैंसिल, तो कैंसिल कौन होता है बताओ हमको, जो सेम होता है। अब 1 और 2 और 3 इक्वेशन में खोजोगे बीटा वाला सेम कहाँ है, यहाँ पर मिल गया बीटा वाला सेम, देखो ये दोनों सेम है। अब 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, k भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय 2 या 2 डिवाइड बाय 1,
ये जैसे कर दोगे, देखो इसको डिवाइड करो, r/2r, इस वाले के से ये वाला के कैंसिल हो गया, ये और ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा कितना, a पर पावर अल्फा और 2a पर पावर अल्फा। इसको हम लोग एक बार करके ऐसे लिख देते हैं, a/2a पर पावर अल्फा, यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल, a और a कैंसिल। तो अब बताओ यहाँ पर क्या हुआ, r कैंसिल, तो कैसे लिखोगे जरा इसको देखो, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 पर पावर अल्फा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा जो है तुम्हारा, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा जो है वो 1 हो गया। ठीक है, अब अल्फा 1 आ गया तो अब तुमको बीटा निकालना है। अब बीटा निकालने के लिए तुमको अल्फा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो भैया अल्फा एलिमिनेट मतलब अल्फा सेम कहाँ है, खोज लो, 1 और 3 में अल्फा सेम है। ठीक है, अब इसको तुम डिवाइड करो, देखो 1 डिवाइड बाय 3 करो, यहाँ देखो हम करते हैं। अब हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ से निकालना है क्या, बीटा निकालना है। अगर बीटा निकालना है तो अल्फा को जाना पड़ेगा, अल्फा क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेट कहने का मतलब कैंसिल, 1 डिवाइड बाय 3 करो, 1 डिवाइड बाय 3 करते हैं। इसको और इसको तुम डिवाइड करोगे, देखो r कैंसिल, 1 r/4r, चलो ठीक है लिख देते हैं, r/4r इज इक्वल टू k और k कैंसिल, ये वाला टर्म कैंसिल, बचा b/2b को हम लोग क्या लिख देते हैं, b/2b पर पावर बीटा। देखो इसको लिख दिया हम एक बार करके, ये b से ये b कैंसिल, r से r कैंसिल, 1/4 को लिख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको 1/2 पर पावर बीटा। इसका मतलब कि सर बीटा जो है वो 2 के बराबर आ गया। ठीक है, अल्फा 1 और बीटा 2 बराबर आ गया। ठीक है, तो अब रेट लॉ से जो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखे, यही पूछ रहा था, बस यहाँ पर अल्फा की जगह पर 1 पुट करो और बीटा की जगह पर कितना पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो बताओगे रेट कितना आ गया मेरे पास फाइनली, के ए पर पावर अल्फा, अल्फा 1 है, और बी पर पावर बीटा, बीटा कितना आया 2। ये तुम्हारा रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया है। जल्दी से नोट करो, एक और क्वेश्चन कराएंगे हम इसके ऊपर, जिसको समझ में नहीं आया दोबारा हम कराएंगे, लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, तो इसमें रेट लॉ से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आता है, अभी और क्वेश्चन सब करवाएंगे हम, जल्दी जल्दी नोट करो। क्या करना है इसमें, बस अल्फा को निकालना है तो बीटा को एलिमिनेट करो, बीटा को निकालना है तो अल्फा को एलिमिनेट करो। एलिमिनेट मतलब चेक कर लो कि बीटा वाला कैंसिल कहाँ से हो रहा है, जो सेम रहेगा वही कैंसिल होगा, तो यहाँ पर से चेक कर लेना। ठीक है, 1 और 2 में सेम है बीटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से नोट करो फटाफट। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा है इसमें। चलो अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, क्वेश्चन दिया हुआ फॉर ए केमिकल रिएक्शन। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है 2a + b गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इज डबल, A को क्या कर रहे हैं, A को डबल कर रहे हैं। ठीक है, देन रेट बिकम्स 8 टाइम्स। ऑब्जेक्टिव में इतना नहीं करना है हमको, ऑप्शन से एलिमिनेट करके बता दे रहे हैं। देन रेट बिकम्स 8 टाइम्स while when concentration of reactant B, while when concentration of reactant B is double, अगर B को क्या बोल रहा है डबल करने के लिए, तो रेट अनचेंज, द रेट बिकम्स, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इन रेट बिकम्स अनचेंज या रिमेन्स कांस्टेंट। अनचेंज बोला कि फाइंड
क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्या ये रिएक्शन एलिमेंट्री है? नहीं है, ठीक है भाई। जब एलिमेंट्री नहीं है तो कैसे इसका हम लोग रेट लॉ लिखेंगे? रेट लॉ से रेट कैसे लिखेंगे? रेट बराबर क्या लिखोगे, के ए पर पावर क्या होगा, अल्फा, और बी पर पावर क्या होगा, बीटा। अल्फा बीटा ऑर्डर होता है, वही हम लोग को निकालना है। अब क्वेश्चंस को पढ़ो। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, ए को जैसे डबल करते हैं तो रेट कितना हो जाता है, 8 गुना। तो पहले आर था, अब कितना होगा, 8 आर। वो कब होगा, जब ए को डबल करते हैं। पहले ए था, अब 2a हो गया, डबल हो गया। लेकिन बी के बारे में कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, बी के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो बी का बी रहने दो, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी, अब बी को डबल करते हैं, मतलब ए के बारे में कुछ भी नहीं बोला, लेकिन रेट जो है ना अनचेंज, मतलब जो पहले था वही रेट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। और ए का कंसंट्रेशन वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन बी कितना हो गया, बी इज डबल, पहले बी था अब 2b हो गया। बस सेम टाइप का क्वेश्चन है। अल्फा बीटा निकालना है, अब अल्फा निकालना है, बीटा को एलिमिनेट करो, और बीटा निकालना तो अल्फा को एलिमिनेट करो। इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, और इसको 3 इक्वेशन नंबर मान लो, ठीक है। अब देखो हमको अल्फा निकालना है, तो अल्फा निकालना तो बीटा को तो जाना पड़ेगा, मतलब बीटा वाला सेम कहाँ है, यहाँ मिल गया बीटा वाला सेम, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा निकालने के लिए बीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर हमको अल्फा चाहिए तो भैया बीटा को एलिमिनेट करो, यही सीखे अभी हम लोग। एलिमिनेट मतलब चेक कर लो कि सेम कहाँ है। सेम मतलब क्या, 1 और 2 में सेम है, तो 1 डिवाइड बाई 2 करो। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ हमको, r अपॉन में 8r, ठीक है। ये कैंसिल कितना बचा, इसको एक बार हम करके लिख दें, a अपॉन में 2a, ठीक है, समझ जाओगे। पावर कितना है इसका, अल्फा, r कैंसिल हो गया, तो 1/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, a और a कैंसिल, 1/8 को 1/2 पर पावर होल क्यूब इज इक्वल टू 1/2 पर पावर अल्फा। अब बताओ कि यहाँ से अल्फा कितना आ गया, यहाँ से अल्फा मेरा 3 आ गया, ठीक है। अब बीटा निकालना है हमको। अब क्या निकालना है, बीटा। अब बीटा निकालने के लिए हमको अल्फा को कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब एलिमिनेट कैसे होगा भाई अल्फा, ठीक है, सेम आना चाहिए। तो ये वाला और ये वाला देखो सेम है, 1 और 3 है ना। 1 और 3 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 1 डिवाइड बाई 3 करो, r बाय r, ठीक। अब देखो यहाँ k और k कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। b अपॉन 2b को क्या लिखोगे, एक बार में करके लिख देते हैं, b बाई 2b पर पावर कितना है, बीटा, ठीक है, बीटा ही यहाँ पर है, ठीक। r कैंसिल, b और b कैंसिल। अब कैसे लिखोगे भाई इसको, 1 इज इक्वल टू 1/2 पर पावर बीटा। अब तुम लोग थोड़ा सा मैथ्स पढ़े हो कि 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा बताओगे। 1 को हम लोग 1/2 पर पावर 0 लिख सकते हैं, मतलब किसी पर पावर 0 क्या होता है पता होगा तुमको, x पर पावर 0 कितना होता है, 1। तो किसी पर पावर 0 1, बेस सेम रखने के लिए हम ऐसा काम किए हैं, क्योंकि इधर भी 1/2 था, ठीक। तो बीटा कितना आ गया इधर, बीटा आ गया 0, और अल्फा कितना आ गया 3। अब इसमें तुम पुट कर दो, बस आ गया आंसर। तो रेट बराबर कितना आ गया, के ए पर पावर अल्फा कितना है, 3 है, अब बी पर पावर बीटा 0 है। तो ये तुम रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया, जल्दी से नोट कर लो। अब हमको लगता है कि ये वाला तुमको समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी नोट करो, फिर हम क्वेश्चंस करवाएंगे। क्वेश्चन शायद एग्जाम में भी आया है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आया है क्वेश्चन, तो जल्दी इसको नोट करो फटाफट। दिख रहा है तुम लोगों को सबको, चलो ठीक है, हो गया, चलिए ऐसा करें, ठीक है। देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसका देख लो। इस टाइप का जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है जो हम लोग किए थे अभी रेट लॉ का, इस टाइप का भी क्वेश्चंस आता है इसमें। तो क्वेश्चंस क्या है कि फॉर द गैसियस रिएक्शन, कोई गैसियस रिएक्शन होता होगा, इसका रेट इक्वेशन या रेट लॉ कितना दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर इंटू बी पर पावर 1। तो इसका मतलब यहाँ पर ए और बी मेरा रिएक्टेंट है, ठीक है।
अच्छा, अगर हम पूछें कि बताओ तो उसका ऑर्डर कितना होगा, तो तुम बता सकते हो कि a के पावर में जो भी रहता है वो ऑर्डर होता है विथ रिस्पेक्ट टू a, और b के पावर में जो भी रहता है वो ऑर्डर होता है विथ रिस्पेक्ट टू b। तो अगर हम बोले तो ओवरऑल ऑर्डर बताओ, तुम क्या बताओगे? 2 + 1 3। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर नहीं पूछा, यहाँ पर क्या पूछा कि अगर रिएक्शन के वॉल्यूम कंटेनर को हम लोग रिड्यूस कर देते हाफ। कहने का मतलब क्या है, देखो कोई रिएक्शन अगर हो रहा है, ठीक है, इसका मान के चलो कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अगर हम वॉल्यूम को हाफ कर दें, ठीक है, वॉल्यूम को क्या कर दें? हाफ कर दें, ठीक है। अब तुम बताओगे कि कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा कि कम होगा। पहले तो हमको इतना बताओ कि वॉल्यूम को कम करने से हमेशा कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि हमको पता है कि कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है? मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो सेम रहेगा, मोल कभी भी चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर जैसे तुम इसमें पानी ज़्यादा दे दोगे, ऑब्वियस सी बात है कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और अगर हम लोग पानी कम देंगे तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर तुम 1 गिलास शरबत बना रहे हो, ठीक है, और इसमें तुम पानी यूज़ किए हो 500 ml, समझना अच्छे से, और हम लोग एक जग में शरबत बना रहे हैं जिसमें कि हम लोग पानी यूज़ किए हैं 1 लीटर। 1 लीटर कहने का मतलब कितना हो गया? 1000 ml, ठीक है। हम शरबत बना रहे हैं, ठीक है, एक बना रहे हैं ज़्यादा क्वांटिटी में और एक बना रहे हैं कम क्वांटिटी में। अब हम क्या किए, इसमें जो चीनी मिलाए हैं, हम इसमें चीनी मिलाए मान के चलो 100 ग्राम, ठीक है, इसमें भी हम लोग शुगर मिला रहे हैं। अब तुम बताना हमको कौन ज़्यादा मीठा लगेगा। इसमें भी बना रहे हैं हम लोग 100 ग्राम शुगर मिला दें। यहाँ एक चीज़ गौर करना कि दोनों में चीनी हमको सेम मिलाना है। एक में पानी कितना लिए हैं? 500 ml, और एक में पानी कितना लिए हैं? 1 लीटर, ठीक है। तो अब बताओ कि ज़्यादा मीठा कौन होगा? बताओ, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा मीठा ये होगा, क्योंकि इसमें पानी का अमाउंट कम है, चीनी दोनों में उतना मिलाए हो। तो वही बात हम कर रहे हैं कि जैसे तुम वॉल्यूम को बढ़ाते हो तो कंसंट्रेशन इसका कम होगा, ये ज़्यादा कंसंट्रेट होगा, ये थोड़ा डाइल्यूट होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि वॉल्यूम कम है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या है यहाँ का? ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन क्या है इसका? कम। इतना तो हमको समझ में आ गया कि सर वॉल्यूम बढ़ाने से कंसंट्रेशन कम हो जाता है और वॉल्यूम घटाने से कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब हमको जरा बताओगे कि यहाँ पर मोल तो सेम है, देखो सॉल्यूट जो तुम मिलाए हो मोल एकदम सेम रहेगा, तो अब इसका मतलब लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम कम है सर, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ये एकदम याद रखना। वैसे पता भी होगा फिर भी हम बता दिए, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चंस क्या बोल रहा है देख लो। इतना तो हमको समझ में आ गया कि वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होता है, घटाने से क्या होता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम को क्या कर रहा है कि हाफ कर देता है। पहले जितना वॉल्यूम था उसको हम हाफ करेंगे, तो भैया वॉल्यूम को हाफ करोगे तो कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा? डबल हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो वॉल्यूम को हाफ करने से कंसंट्रेशन डबल हो जाता है। वॉल्यूम को हाफ करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा? डबल होगा। अरे तुम यहां से देख लो, वॉल्यूम को अगर V/2 रखोगे तो कंसंट्रेशन कितना होगा? 2 टाइम्स होगा, ठीक है। और अगर वॉल्यूम को डबल कर देंगे तो कंसंट्रेशन कितना होगा? हाफ। उल्टा, वॉल्यूम को डबल कर दिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि वॉल्यूम को डबल करेंगे, वॉल्यूम को हाफ करेंगे, तो याद रखोगे। और याद क्यों रखोगे? ये तुम पता ही है तुमको ये सब चीज़, है ना। तो वॉल्यूम को डबल करेंगे तो कंसंट्रेशन हाफ, ठीक है। इतना सा बेसिक बात तुमको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी किया है जेईई और नीट में, ठीक है। अब हम लोग देखो क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है। ये सब पॉइंट सब लिख लोगे। अब क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तुमको एक रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, देखो R = K, A पर पावर 2 और B पर पावर 1, ठीक है। इसके रेट को हम लोग क्या बोल दिए? R1 मान लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? वॉल्यूम को रिड्यूस टू हाफ, वॉल्यूम को हाफ कर देंगे तो कंसंट्रेशन डबल। अब कंसंट्रेशन किसका डबल? जो रहेगा वही। रिएक्शंस में मेरे पास कौन है? मेरे पास AB और BB, इसका मतलब दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा? डबल होगा। तो इसका मतलब कि
कि R2 जो फाइनल रेट बनेगा कितना होगा बताओ, 2a पर पावर स्क्वायर और 2b पर पावर 1। याद रखना कि रेट कांस्टेंट कभी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। रेट कांस्टेंट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन से इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब इसको तुम बताओगे कि R2 इज इक्वल टू, तुम क्या लिखोगे इसको, 2 पर पावर 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 पर पावर 1 2, ये तो पहले से के बाहर है कांस्टेंट, a का स्क्वायर और b पर पावर 1। क्या हम इस एक्सप्रेशन को R1 लिख सकते हैं, देख के बताओ। इसको हम लोग R1 लिख सकते हैं, यहां से देखो R1 लिख दिया यहां पर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि R2 जो है तुम्हारा 4 2 जा 8 R1, इसका मतलब रेट जो है वो तुम्हारा कितना हो गया, 8 गुना बढ़ गया। तो हमको लगता है कि ये भी क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो फिर हमको नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। तो आज के लिए हम लोग इतना से रखते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आज हम लोग रेट लॉ पढ़े और रेट लॉ का एप्लीकेशंस पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम 2-3 क्वेश्चंस और कराएंगे, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म से हम लोग ऑर्डर कैसे निकालते हैं और रेट लॉ कैसे बताते हैं। तो बस आज के लिए इतना सा रखो, ठीक है। तो चले तब, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास में आके हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना सा ही, चलो ठीक है, थैंक यू। और कुछ पूछना किसी को, कोई डाउट है तो बताओ, पूछो भाई, नहीं तो फिर हम चले तब। समझ में सबको आ रहा, बढ़िया से क्लियर है सबको, ठीक। तो चलते तब, आज के लिए बस इतना सा रखो। कल हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म। अभी तक में जितना पढ़े हो तो तुम लोग कल रिवाइज करके लाओगे और हम सबसे एक एक करके पूछेंगे, ठीक है ना। हर एक स्टूडेंट से हम पूछेंगे कि कौन पढ़ के आया है, कौन पढ़ के नहीं आया, ठीक है। तो चले तब, आज के लिए इतना सा रहने दो, ठीक है। तो चलो ठीक है तब, आज के लिए।